नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल विषय की पाठ्य योजना का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं और इसका सही प्रारूप क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्य योजना बनाते समय हम सबसे पहले ऊपर पाठ्य योजना लिखते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम में हम जहाँ शिक्षण अभ्यास कार्य कर रहे होते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना होता है, लेकिन परीक्षा में हम XYZ विद्यालय या अबश विद्यालय लिख सकते हैं। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखते हैं। दिनांक में जिस डेट को हम पाठ्य योजना बना रहे होते हैं वह डेट दिनांक में नोट करनी होगी। जिस कक्षा के लिए हम पाठ्य योजना बना रहे हैं वह कक्षा नोट करेंगे। विषय में हम सामाजिक अध्ययन लिखेंगे। कई छात्र छात्राएं यहाँ गलती करते हैं कि विषय में वह सामाजिक विज्ञान लिखते हैं, जबकि हमको विषय में सामाजिक अध्ययन लिखना होता है। उप विषय के अंतर्गत हम भूगोल लिखेंगे और प्रकरण के में हम भूगोल विषय के अंतर्गत वन संसाधन की पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम प्रकरण में वन संसाधन लिखेंगे। उसके बाद हम कालांश और अवधि लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें हमको उद्देश्य लिखना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम विषय के उद्देश्य लिखते हैं, जैसे छात्र छात्राओं को सामाजिक अध्ययन विषय से अवगत कराना, छात्र छात्राओं को सामाजिक अध्ययन विषय के महत्व से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र छात्राओं को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की भावना उत्पन्न करना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। चूँकि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, इसलिए हम इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, छात्र छात्राएं वन संसाधन के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं वन संसाधन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र छात्राएं अपने दैनिक जीवन में वन संसाधन के महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम वन संसाधन को दर्शाता हुआ चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लिख सकते हैं। उसके बाद हम शिक्षण विधि लिखते हैं। शिक्षण विधि के अंतर्गत हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि लिखते हैं। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में हम यह लिख सकते हैं कि छात्र छात्रा वन संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न बनाने से पहले हम उसमें ये 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, अगर छात्रा है तो छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया। प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय हमको यह ध्यान रखना होता है कि प्रस्तावना के प्रश्न जब भी हम बनाएं तो प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा जिग-जैग में होने चाहिए। अर्थात जब भी हम प्रश्न का उत्तर पूछें उसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। दूसरा क्वेश्चन, गांव के लोग खाना किससे बनाते हैं? गांव के लोग खाना ईंधन से बनाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन, ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? ईंधन का मुख्य स्रोत लकड़ी, कोयला, गैस इत्यादि है। चौथा क्वेश्चन, लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो लकड़ी हमें वन संसाधन से प्राप्त होती है। पांचवा क्वेश्चन आएगा, वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर समस्यात्मक होगा। प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम उत्तर लिखें, हम उत्तर हमें पूरा लिखना चाहिए। छात्र छात्रा यहाँ गलती करते हैं कि वह उत्तर आधा अधूरा ही लिखते हैं, इसलिए हमें प्रस्तावना के प्रश्न में उत्तर हमको पूरा लिखना चाहिए। अब हमारा यहाँ प्रकरण वन संसाधन आ गया। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आज हम लोग वन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का, अगर छात्रा है तो छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, तीसरा कॉलम छात्र छात्रा क्रिया और चौथा कॉलम श्यामपट्ट कार्य का होगा। शिक्षण बिंदु में हम वन संसाधन लिखते हैं। क्योंकि प्रकरण हमारा वन संसाधन है तो हम शिक्षण बिंदु में वन संसाधन लिखेंगे। फिर हमारा विकासात्मक प्रश्न आएगा कि वन संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में आंशिक उत्तर या मौन लिखेंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण की हेडिंग डालेंगे और स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि जब किसी स्थान पर बहुत से पेड़ पौधे उपयुक्त भूमि और वर्षा जल मिल जाने पर उग जाते हैं, उसे ही हम वन क्षेत्र कहते हैं। वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। वन एक मूल्यवान संसाधन है जो भोजन, आश्रय, वन जीवन, आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधि सामग्री और कागज प्रदान करते हैं। यहाँ आपने प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। बोधात्मक प्रश्न जो भी आप ऊपर स्पष्टीकरण किए हैं उससे ही हम पूछते हैं। तो इसमें हम पहला बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, वन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे, जब कहीं बहुत से पेड़ पौधे भूमि और वर्षा जल मिल जाने पर उग जाते हैं उसे हम वन क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो भी आप बोधात्मक प्रश्न में बनाएंगे, वह क्वेश्चन या वह प्रश्न आप दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए बनाएंगे। जैसे हमें दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे, वन से हमें क्या लाभ है? तो छात्र छात्र क्रिया में होगा, छात्र आंशिक उत्तर देगा या मौन रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ शुरू होगा, वनों के लाभ। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम स्पष्टीकरण देंगे। उसके बाद फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे कि वनों से हमें मुख्य 2 प्रकार का लाभ होता है। पहला प्रत्यक्ष लाभ। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू लकड़ियाँ, लाख, गोंद, भोजन, औषधि, कागज़ तथा जड़ी बूटी प्राप्त होती हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत बाढ़, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन सहायक होते हैं। वन वर्षा कराने के लिए सहायक होते हैं। वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो भी स्पष्टीकरण के दौरान कठिन शब्द आते हैं उसको हमें यहाँ नोट करना होता है। फिर हम यहाँ से ये कॉलम हम बंद कर देते हैं। अगर हमको आगे शिक्षण बिंदु पढ़ाना होता है तब फिर हम यहाँ बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं, अन्यथा
नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ कॉलम को बंद कर देते हैं। फिर हमारा हेडिंग आएगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में चूँकि श्यामपट्ट ऊपर हम श्यामपट्ट कार्य लिखे थे, तो श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक पढ़ाते समय श्यामपट्ट का कार्य करता है, लेकिन श्यामपट्ट सारांश में हम जो भी हम टॉपिक पढ़ा लिए होते हैं पूरे टॉपिक के सारांश को लिखना होता है। तो इसमें पहला, सबसे अधिक पेड़ पौधे वर्षा ऋतु में उगते हैं। दूसरा, मानव की आधारभूत आवश्यकता भी वनों के माध्यम से पूरी होती है। तीसरा, वन के लाभ, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ को हम नोट करते हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र अध्यापक समय समय पर कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। उसके बाद हम मूल्यांकन के प्रश्न लिखते हैं कि वन क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, वर्षा कराने तथा प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में किसका योगदान है, वन के क्या क्या लाभ हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा गृह कार्य का होता है। तो गृह कार्य में हम वन संसाधन पे एक निबंध लिखकर लाना है। बच्चों को हमेशा गृह कार्य लिखित में ही देना चाहिए, इसलिए हम गृह कार्य में लिखते हैं कि वन संसाधन पर एक निबंध लिखकर लाना है। उसके बाद ये कॉलम हम यहाँ बंद कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे फिर सुझाव, आलोचना और छात्र पर्यवेक्षक। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि लेसन प्लान का ये प्रारूप होता है। हमको एग्जामिनेशन पेपर में ऐसे ही या अपनी पुस्तिका में जब भी हम लेसन प्लान बनाएं तो ऐसे ही लाइन को हम एक सीधे खींचते हुए चलते हैं और लेसन प्लान का निर्माण हम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।